हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो हम टारगेट कर रहे हैं पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, यारो, खनिक सहायक और भी अन्य एग्जाम्स जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। यह क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं और सिलेबस को देखते हुए बनाए गए हैं। पूरे सिलेबस पे आधारित मैंने बनाए हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलना, वहाँ पे डेली बेसिस पे मैं क्विजेज भी कराता रहता हूँ। अगर बच्चे थोड़ा ज़्यादा और एक्टिव होंगे तो मैं उसमें क्विज डालता रहता हूँ। मैं हिंदी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पे डालूंगा, यानी डेली 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। पॉलिटी हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, जीडी हो, कांस्टेबल हो या ऑल स्टेट जहाँ पे भी पॉलिटी आती है। आज का पहला वीडियो हमारा शुरू होता है। अब पहले जो हमने क्वेश्चन रखे गए हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। इस तरह हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है जो से एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी है संघात्मक, ऑप्शन नंबर सी है एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी है संसदीय। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण ही हमारा संविधान का प्रकृति है। और इसमें देखते हैं हम आखिर ये होता क्या है। यानी भारत का संविधान ना तो पूरी तरह एकात्मक है और ना ही पूरी तरह संघात्मक है। यह दोनों का एक अनूठा मिश्रण है जिसमें केंद्र की ओर झुकाव अधिक है। इसे अर्धसंघी यानी क्वासी फेडरल भी कहा जाता है, जहां संघवाद के सिद्धांत मौजूद हैं लेकिन आपातकाल या विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मक प्रणाली की तरह कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का 2 हो जाएगा दोस्तों। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला है जैसे हमारा 42वें संविधान, ऑप्शन नंबर बी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 74वां। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ पारित किया गया था, जिसे हम लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों शब्द जोड़े। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई ही राज धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान समान प्राप्त है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। यानी जो नागरिकता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हमारे पास इस तरह 4 हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी यूनाइटेड किंगडम, ये जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है, न कि किसी राज्य का। यह सिद्धांत नागरिकों के बीच समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, जबकि अमेरिकी जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे राज्य की अलग है और नेशनल की अलग है, जो वहाँ की राष्ट्रीय है का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है। इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। हमें बताना है किस देश से प्रभावित है भारतीय संसदीय प्रणाली। तो ये है दोस्तों ब्रिटेन से। यानी भारत में ने ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका के बीच समन्वय सहयोग का सिद्धांत होता है। इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का 5 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किस देश से प्रेरित है। इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। आप भी गेस करिए।
तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित हैं। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं और इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आज का 6 होगा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए और हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी आइवर जेनिक्स ने कहा था। आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान की जटिलता और उसमें कानूनी भाषा के अधिक उपयोग के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। यह संविधान की व्यापकता और विस्तृत प्रावधान को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान की जटिलता और उसमें कानूनी भाषा के अधिक उपयोग के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। यह संविधान की व्यापकता और विस्तृत प्रावधानों को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां हो जाएगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? इस तरह हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी के बीमर संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां हो जाएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो ये हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है और सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे दोस्तों कि राज्य का मुखिया हमारे यहाँ पे क्या होता है, निर्वाचित होता है। यानी भारत एक गणतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यह व्यवस्था लोगों की संप्रभुता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आज का 10 है, भारतीय संविधान में सहयोगी संघवाद की अवधारणा का क्या अर्थ है? हमारे पास इस तरह 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया होगा, यानी केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। सहयोगी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जहां केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय विकास और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती है। भारत में नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग जैसे कई संस्थानें इस सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। जो हमारे आगे क्वेश्चन होंगे ये मौलिक अधिकार पे होंगे, यानी फंडामेंटल ऑफ राइट्स पे। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 है संघ। तो राइट आंसर है इसमें दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार यानी नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये मैग्ना कार्टा के समान है, जो 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा जारी किए गए।
अधिकारियों का एक चार्टर था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों को सीमित किया था। ओहो, एक सेकेंड। राजा की, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें यही प्रॉब्लम होती है। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों हमारा ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा हमारा, यानी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। इस तरह हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। राइट ऑप्शन बी है, यानी 7। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मौलिक अधिकार गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये रहे 4 ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये रहे 4 ऑप्शन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी होता है जिसका, यानी अनुच्छेद 21 को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या व्यापक रूप से की है, जिसमें जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, निजता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, छुआछूत का उन्मूलन किस संविधान के तहत आता है। ये हैं दोस्तों 4 ऑप्शन, यानी ये आता दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। यह समानता के अधिकार के तहत आता है और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 5 हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये हैं दोस्तों 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का प्रदान करता है। इसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 ए के तहत किया गया है। अनुच्छेद 21 ए को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आज का 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त होता है या प्राप्त हैं। ठीक है, तो कौन सा अधिकार ऐसे हैं जो गैर नागरिकों को भी, यानी विदेशियों को भी प्राप्त है, कहने का मतलब ये है दोस्तों अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों द्वारा बच्चों में नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद जैसे नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
प्रेस की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1A के तहत, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद सब क्लोज 1A के तहत। अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 1 का सब क्लोज ए। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को इसी अनुच्छेद के तहत एक निहित अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन। तो ये हो जाता दोस्तों, अभी हमने ऊपर ही देखा था अनुच्छेद 20 इसमें, नहीं सॉरी, अनुच्छेद 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार शामिल है, यात्रा समय को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए करों से मुक्ति और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसे हम देख रहे हैं अभी उन सभी एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, पुलिस, बीपीडीओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, यारो, एसएससी, सीजीएल और एसएससी जीडी प्लस रेलवे एटसेट्रा, जो भी एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मौलिक कर्तव्य। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब तो कर देना। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये मौलिक कर्तव्य से रहेंगे, यानी नागरिकों की जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले पर्सन होंगे इसमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन है जैसे दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? अब ये पहला ऑप्शन हमारे पास है बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी है सरकारी आयोग। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य होंगे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में आपातकाल के दौरान किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की थी कि नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिश के आधार पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 4A, यानी भाग 4A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। ये सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये बता रहे हैं मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन मेरे को लग रहा है मूल रूप से तो इसमें दोस्तों कोई भी नहीं था। और हमने वैसे जो हमने 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे
मूल संविधान में नहीं पूछा ना, मूल रूप से, एक मिनट, हाँ, मूल रूप से संविधान में कितने, हाँ मूल रूप से तो 10 ही थे, सॉरी 10 थे, लेकिन हमने 11वां बी जोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तब इसकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया था, जिससे वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो गई है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान की बात है तो ये है दोस्तों 11। 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने से संबंधित है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ये रे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 51A के क्लॉज सी में। यह मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सभी नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दे। क्वेश्चन नंबर आज का 6 है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, यह किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 51A के एच में यह लिखा गया है। यह कर्तव्य और नागरिकों को तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच विकसित करने, मानव मूल्यों को बढ़ावा देने और समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। यह अविश्वास और रूढ़िवादिता के खिलाफ है और तार्किक विकास को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, यह किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 51A के आई में यह लिखा गया है। यह कर्तव्य नागरिकों से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और राष्ट्र के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने का आग्रह करता है। यह हिंसा और बर्बरता से दूर रहने के महत्व पर जोर देता है, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है, मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए किस समिति ने कानूनी प्रावधानों की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए किस समिति ने कानूनी प्रावधानों की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, बर्मा समिति। बर्मा समिति ने 1999 में उन कानूनी प्रावधानों की पहचान की जो कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए मौजूद थे। इसने मौलिक कर्तव्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता फैलाने और शिक्षण संस्थानों में उनके महत्व को समझने पर जोर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 9वां है, यानी कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ये रही हमारे 4 ऑप्शन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 51A के जी में लिखा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यह कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां है, मौलिक कर्तव्य डैश हैं। मौलिक कर्तव्य क्या हैं दोस्तों? ये गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल हैं। यानी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है। वही मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित होते हैं। इसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन
के लिए सीधे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि संसद कानून बनाकर उन्हें लागू करने के लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होंगे हमारे नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी पे होंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जैसे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो वो हमारे पास इस तरह 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर आज का 2 है, नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नीति निर्देशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि वे नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करें ताकि समाज में न्याय और समानता स्थापित हो सके। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद बी यानी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिक प्राधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा अनुच्छेद काम का अधिकार सुनिश्चित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी है यानी अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 41, राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 48 ए। अनुच्छेद 48 ए को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य से अपेक्षा करता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करे। यह एक समाजवादी और पर्यावरण केंद्रित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां है, नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51 यानी ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 51 राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। यह गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांतों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संशोधन द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने और अनुच्छेद करने वाला अनुच्छेद डीपीएसपी में जोड़ा गया है। इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 42
ऑप्शन नंबर ये है, सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और ऑप्शन नंबर ये होगा यानी 42वें संविधान। 42वें संविधान संशोधन में संविधान संशोधन 1976 में ने अनुच्छेद 39F में संशोधन किया, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान जोड़ा गया। इसने अनुच्छेद 39A यानी समान न्याय मुक्ति कानून संहिता 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और 48A में लिखा है पर्यावरण संरक्षण को जोड़ा गया था, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का 9 है, नीति निर्देशक तत्व डैश हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के विपरीत ही नीति निर्देशक तत्व गैर नियोजित होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति इन्हें लागू करने के लिए अदालत नहीं जा सकता, हालांकि ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 50 यानी अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए आवश्यक है। दोस्तों हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, अभी हम टारगेट कर रहे हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, पुलिस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, यारो, खनिज सहायक और भी अन्य एग्जाम जो स्टेट के और राज्य के होते हैं, वहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है, तो उन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, ये होगा हमारा भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट से शुरू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसमें बताने भारतीय संसद के कितने अंग हैं, और ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, हालांकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उसके अनुमोदन के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसके 4 विकल्प ए रहे, और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 552। मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 523 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। हालांकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन सीटों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में प्रभावी संख्या 543 रह गई है। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, ये होता है 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर आज का 4 है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक 200 जो होता है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक यानी मनी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा भेजा जाता है, जो इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 5 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यानी 6 महीने। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को समय समय पर आहूत करने का अधिकार है, लेकिन यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल ना हो।
क्वेश्चन नंबर आज का 7वां है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये हमारे पास 4 ऑप्शन और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम 25 वर्ष और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम 30 वर्ष। आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिनके कारण तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है। लेकिन इसकी अवधि सीमित होती है। संसद के फिर से अवध होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इस तरह हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो राइट हो जाएगा हमारे पास दोस्तों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये होती है दोस्तों लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 75(3) यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अविश्वास प्रस्ताव किस दिन किस सदन में पेश किया जाता है? यानी जो अविश्वास प्रस्ताव होगा यह किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह सरकार की लोकसभा में बहुमत साबित करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्ण किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है पहले देख लीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ न्यायपालिका के तहत अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो ये करते हैं दोस्तों हमारा संसद। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा संसद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, जो वर्तमान में 34 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी संसद।